वलीद कराची का सौदा किया इन्होंने सिर्फ इस बुनियाद पे कि इनको गवर्नरशिप मिल जाए, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि इनको मिनिस्ट्रीज मिल जाए। दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर। गाजी और फस्तायत के ऊपर मबनी ये हुकूमत है। खुद ही फड़काते हैं, खुद ही मारते हैं, खुद ही जनाजे पढ़ते हैं। वजीर आला इस्तीफा दे। उम्मीद है कि एमक्यूएम ने माल तो पकड़ा होगा। कराची को तबाह करने की प्लानिंग से ये फिर 2 हैं, उसका ऐलान होना बाकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है समाई स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने शांगला में आज जलसा किया है और ख़िताब करते हुए उन्होंने ये कहा है कि अगर आवाम को सस्ता आटा नहीं मिला तो मैं अपने कपड़े बेच कर आवाम को आटा मुहैया करूँगा, जान लड़ा दूँगा, मुल्की मसाइल हल करूँगा। एक तरफ गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, बदतरीन लोड शेडिंग भी की गई है, ये मईशत का भट्टा बिठा कर गए हैं। पिछली हुकूमत की तरफ उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के लिए भी महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह हम भी देख रहे हैं कि इसका मुकाबला यकीनन हुकूमत बेहतरीन हिकमत अमली से ही कर सकती है। आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ देकर गो के वक्ती तौर पर तो हुकूमत ने इस पर काबू पाया है, क्या ये देर पा रिलीफ हो सकता है? क्योंकि IMF की नाराज़गी मोल लेकर हुकूमत ये कीमतें बरकरार रख सकती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब जल्द ही सामने आ जाएगा। और जैसा कि माजी में होता रहा है कि मईशत को चलाने के लिए मुश्किल फ़ैसले करना होते हैं, इसी तरह का कोई बयान शायद हमें मुस्तकबिल करीब में भी सुनना पड़े। लॉन्ग मार्च पुरअमन होने की यकीन दहानी ना कराई तो घर से निकलने नहीं दूंगा। इंतशार का मंसूबा बनाने वाले एक कदम बाहर नहीं निकाल पाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PTI को ललकारा है। इंसदाद मनशियात की अदालत के बाहर वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर उनका ये कहना था कि झूठे खान ने अपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए हैं। फरागोगी पर इल्ज़ामात की फ़िलहाल तहकीक़ात जारी हैं, ज़रूरी समझा तो रेड वारंट जारी कर देंगे। इस पर साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी खामोश न रह पाए। वो आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में ज़मानती मुचलके जमा कराने पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि कोई घबराहट नहीं है, गिरफ्तारियां करनी है तो आज ही कर लें। शेख रशीद ने झूठे मुकदमात का इल्ज़ाम भी लगाया और ये भी कहा कि 31 मई बहुत अहम है, मुल्क को बचाने के लिए इलेक्शन की तारीख दी जाए। फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन अब इस मुल्क में होने चाहिए। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वर्चुअली खिताब भी किया है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि एक करप्ट माफिया को मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है, हमें हटाना ही था तो हमसे ज़्यादा अहल लोगों को लाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि रूस से ताल्लुकात को हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे और 30% कम कीमत पर रूस हमें तैयार था कि वो हमें ऑयल फराहम कर रहा था। जुलाई और अगस्त, एक बार फिर उन्होंने ये बात दोहराई है जिस तरह उन्होंने पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा था कि जुलाई में ही उनको पता चल गया था कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है। इसके साथ साथ एक बड़ा अहम मसला है कराची की सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली बात करेंगे। समंदर किनारे प्यासा कराची क्यों बुनियादी सहूलियात से महरूम है? K4 मनसूबा, सर्कुलर रेलवे, सस्ती ट्रांसपोर्ट आखिर कब आवाम का मुकद्दर बनेगी, कराची वालों का मुकद्दर बनेगी? कभी कहा जाता है कि कराची को 1100 अरब का पैकेज दिया जाएगा, कभी कहा जाता है कि कराची को दुनिया का तरक्की याफ्ता शहर बनाया जाएगा, मगर बदकिस्मती से ये दावे ही रहते हैं। कराची में रहने वाले ये पूछते हैं कि सियासी फ़वाइद के लिए कल के दुश्मन आज के दोस्त बन जाते हैं और कल के दोस्त आज के दुश्मन बन जाते हैं, तो कराची की बेहतरी के लिए ये दोस्ती क्यों नहीं हो सकती? कराची के मसाइल क्यों हल नहीं हो सकते? ये बुनियादी सवाल है जो हर कराची वाले के जहन में है और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हमने कराची को दावत दी है, उनके नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम शेर ज़मान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़, आपका भी बहुत शुक्रिया। और तैमूर तालपुर साहब भी हमें अब से थोड़ी देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ज्वाइन करेंगे। खुर्रम शेर ज़मान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। सर, आप आजकल MQM को बहुत ज़्यादा गद्दार कह रहे हैं। इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। कल के गद्दारों को पहले सर आपने यार बनाया, फिर उनको आपने उनके साथ 3 साल काम किया और फिर उन्हीं यारों को अब आप गद्दार कह रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? अच्छा देखें, जब गद्दारी की बात होती है तो हम जाहिर है कि अपने मुल्क से गद्दारी की बात करते हैं। ये देखें सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ है, हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो US की तरफ से रजीम चेंज का सारा सिलसिला हुआ, ये तो सारे उनके हिस्सेदार बने ना। चाहे उसके अंदर पीपल्स पार्टी हो, चाहे उसके अंदर MQM हो, या उसके अंदर चाहे हमारे जितने मुनरिफ MPs थे या हमारे MNAs थे जो हमें छोड़ के गए।
जब वक्त हुआ, टाइम आया आपका कि आप कौम के साथ खड़े हुए, आप अपनी उस सियासी जमात के साथ खड़े हुए जिसके साथ 4 साल आप मज़े लेते रहे ना। देखिए ना, कराची शहर के अंदर जितने भी 4 साल के अंदर तरक्याती काम हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को जितने भी फ़ंड्स मिले, ऐसा तो नहीं था कि MKM को फ़ंड्स नहीं मिले। उन फ़ंड्स के अलावा जो सालाना इनको मिलते थे, जो अपने इलाकों में तरक्याती काम कराते थे, उसके अलावा कुछ 4 से 5 अरब रुपए अलग हैं जो इनको मिले हैं। सो मज़े तो आप लेते रहे, आप मिनिस्ट्रीज़ लेते रहे, आप फ़ंड्स लेते रहे, हर मीटिंग के अंदर आप बैठते रहे, लेकिन उसके बाद जब वक्त आया साथ खड़े होने का तो आप ज़ाहिर है कि गद्दारी करके चले गए। तो ज़ाहिर है कि इसके अंदर MKM को कोई अच्छे अल्फाजों के अंदर याद तो नहीं किया जाएगा। सिर्फ मैं क्या, पूरा पाकिस्तान, आप जानते हैं कि पूरा पाकिस्तान किन अल्फाजों से याद कर रहे हैं। लेकिन देखिए, उससे एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, उससे बड़ी बात यह है कि आज से 3 महीने पहले जो है मेरे ख्याल से जूते तो इन्हीं को पड़े थे ना चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर, इन्हीं के MPS को डंडे मारे गए थे, इन्हीं के एक कारकुन को जो है वो शहीद किया गया था। इन्होंने जितनी आवाज़ शहर कराची के साथ, शहर कराची के लिए आवाज़ उठाई कि जो सौतेली माँ का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सलूक रहा है वो कोई कम तो नहीं था। सो ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो गया कि जितनी 20-25 साल की जितनी आपने गाली गलोच था, जो कुछ था, जितने इल्ज़ामात थे, वो एकदम से सारे ख़त्म हो गए और आप जाके उनके साथ बैठ गए। ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं, आपके वोट्स थे, आपकी सीटें थी, आप चले गए। लेकिन ये याद रखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला जब कराची के इलेक्शंस होंगे ना, तो कराची वाले आपको नहीं, वो तो खुरम भाई मैं उस तरफ आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन आपने कहा कि ऑल ऑफ अ सडन, मैं मुकम्मल कर रहा हूँ जी, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो गया कि MKM वाले आपसे ना, इंशाअल्लाह ताला इंशाल्लाह ये 6-7 सीटें भी आपको नहीं मिलेंगी। कराची इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुकम्मल तौर पे खड़ा होगा। आप ये कह रहे हैं कि 6-7 सीटें भी इनको नहीं मिलेंगी। मुझे बताएं कि भाई सियासत में तो मफादात को ज़्यादा मुकद्दम रखा जाता है ना, इनको देखा जाता है। तो आप लोग भी तो इनके खिलाफ बातें करते थे हमेशा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने हमेशा इनके खिलाफ बात की ना, लेकिन जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ी तो आपने भी तो इनके साथ हाथ मिलाया ना, इनको साथ मिलाकर ही तो हुकूमत बनाई आपने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, इनके साथ मिलकर हमने हुकूमत बनाई, लेकिन किसके मुफाद के लिए? आवाम के मुफाद के लिए ना, अपनी ज़ाती मुफाद के लिए नहीं कि मुझे एक गवर्नरशिप मिल जाए, मुझे 2 जो है मिनिस्ट्रीज़ मिल जाएँ, मुझे जो है यहाँ पे टाउन्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स मिल जाएँ। इन चीज़ों पे मुफाद नहीं रखा जाता है। क्या ये समझते हैं हुकूमत ये साल भी पूरा कर सकेगी? इसी साल के अंदर आपके इलेक्शंस आ जाएंगे। लिहाजा बात यह है कि वफादारी इंसान करता है, इंसान साथ खड़ा होता है, इंसान मुश्किल वक्त के अंदर साथ होता है, मुश्किल वक्त में इंसान छोड़ के भाग नहीं जाता। ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका। इनकी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉइंट आ गया। खुरम भाई आप ये बताएं, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, खुरम शेर ज़मान साहब कह रहे हैं कि 4 साल तो आप हुकूमत के मज़े लेते रहे, वजारतें भी आपने खूब इंजॉय की, MQM को फ़ंड्स भी खूब मिले, आपने अरबों रुपए के फ़ंड्स भी इन्होंने आपको दिए, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो आप इनका साथ छोड़ गए। आखिर क्यों आपने ऐसा किया? कि मुश्किल वक्त में तो सर हमें यही दर्ज दिया जाता है ना कि चाहे जिसके भी साथ हों आप साथ खड़े रहें, साथ दें, तो मुश्किल वक्त में इनको क्यों छोड़ा आपने? मेरा ख्याल है मुझे पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से 32 साल हो गए अपनी जमात में सर, और मैंने बड़े नशीबो फराज देखे हैं। तो पहली चीज़ तो मैं खुर्रम से कहूँगा कि अपना लबो लहजा बिल्कुल दुरुस्त करें। आज अगर आपके हमारे दरमियान फासले हैं तो आप हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं, ना हमने किसी की बहन ली है ना किसी की बेटी ली है कि अगर। और दूसरी बात ये कि ये एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट था आपके साथ मशरूत, और आपके प्राइम मिनिस्टर जो आपके लीडर हैं इमरान खान, वो भी हमारे बारे में लबो लहजा एहतियात से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप उन मीटिंगों में थे नहीं और सियासत में भी बहुत छोटे हैं आपको अंदर का हाल पता नहीं है। पहले आप अपने इमरान खान साहब से, असद उमर से, या आप अपने साबिक गवर्नर से, परवेज़ खटक से, असद कैसर से पूछ लें कि MQM ने कितनी दयानतदारी के साथ आखिर वक्त तक आपके साथ खड़ी रही। जब आपका अपना घर ही उजड़ गया, जब कहते हैं ना बच्चे घर से भाग जाए तो बाप जाके पड़ोसियों को गालियां नहीं देता, अपने बच्चे संभालता है। और दूसरी बात ये कि ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि चीफ मिनिस्टर हाउस के जूते पड़े, भाई देखो हमने बहुत मार खाई है, हमने शेलिंग भी खाई है, हम जेलों में भी गए, तुम आए हो मजे में, तुम्हें मिल गई है RTS सिस्टम के तहत, तुम्हें MNA MPA, उसके बावजूद भी हमने तुम्हारा मैंडेट तस्लीम करके उन 7 सीटों पर न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब को सपोर्ट किया, बल्कि एक दफ़ा जब हमने वजारत छोड़ी और कहा कि हमारी सपोर्ट रहेगी, तो तुमने हमें डंडा करवाया, और डंडा करवा के हमारे लोगों को उठवा के भाई ये कहा कि भाई दोबारा ज्वाइन करो। अब आपके पास वो सपोर्ट है नहीं, RTS सिस्टम इंशाल्लाह कराची में बैठेगा नहीं, तो अब आवाम को सोचने दें, आवाम को इश्तियाल नहीं दिलाएं। देखें एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं
सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हमें पहुंचा है, और जो बात की अभी कर रहे हैं कि अवाम क्या कर रही है, तो खुर्रम साहब याद नहीं है इमरान खान के लिए कराची की दीवारों पे क्या नारे लिखे गए थे जो हमने मिटाए हैं? आपको याद नहीं है कि आपका लीडर आके हमें और हम आपको क्या किन किन अलकाबों से नवाजते थे? आपके ही लीडर ने हमारे बारे में कहा, हमने आपके NH 246 में, मैं कहना नहीं चाहता था, आपको जूते पड़े, क्योंकि आपने मुझे कहा है ना, तो मैं अब आपको ये कह रहा हूं। लेकिन सर वो तो माजी का हिस्सा हो गया ना ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, वो तो माजी का हिस्सा हो गया। अभी की बात बताएं, वो आप तो कह रहे हैं कि आरटीएस सिस्टम नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि 14 सीटें भी जो हैं हमने ली थी, आपको 4 सीटें मिली हैं, वो भी अब नहीं मिलेंगी। कैसे मुकाबला करेंगे इनका? फवाद देखो, बात सुनो भाई, जब इलेक्शन होंगे ना तो हम अपने वोटर्स को मुतमईन करेंगे, आप अपने वोटर्स को मुतमईन करें। गद्दारी के सर्टिफिकेट हमें ना दें। माजी के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो मुझे पता है ना चीफ मिनिस्टर हाउस का ठेका किसके पास था। अनवर मजीद साहब की पावर प्लांट की करारदाद खुर्रम शेर जमान ने पास कराई। सिंध लोकल गवर्नमेंट 2013 को पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के साथ पास कराया, जो आज तक हमारा अजाब बना हुआ। मैंने आपसे कहा था कि पीएफसी आप पंजाब में ना दें, केपीके में ना दें, दे देते भाई। आपकी हुकूमत थी, आप लोकल गवर्नमेंट पंजाब में बेहतरीन ले आते, आप इस्लामाबाद के मेयर को सैक नहीं करते भाई। बहुत सारी बातें, मगर मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ जो दौर गुजरा, मैं यकीनन इस पे अपने इस दौर को लब कुशाई किए बगैर सिर्फ इतना कहता हूं कि पहले आपके पास से आजाद उम्मीदवार गए, फिर बाप गई, फिर चौधरी बिरादरान गए, फिर आपके 17 लोग बैठ गए। तो हमने जाके कहा है ना आपको कि भाई आपकी हुकूमत तो गिर रही है। अगर आपके इरादे ये थे कि आपकी हुकूमत गिरने के बाद अब अस्करी ताकतों को गालियां देंगे, पाकिस्तान के झंडे जलाएंगे या पासपोर्ट जलाने की हम मजम्मत नहीं करेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते, ये काम हम कभी नहीं कर सकते। और अगर मुल्क के साथ खड़ा होना, अपने लोगों के साथ खड़ा होना, अगर आपको ये गद्दारी लगती है तो तारीख साबित करेगी कि गद्दार कौन है। और दूसरी बात, तारीख साबित करेगी। आखिरी बात, ये PMLN या पीपल्स पार्टी, और भाई हमारे सगे नहीं है, लेकिन आपके दौर में सारे मुकदमे बरी हुए ना, 600 अरब रुपए के मुकदमों में तो आपके दौर में बरी हुए। अदालतें रिफॉर्म्स लाना आपका काम था, आपकी तो पार्टी का नाम था इंसाफ। उजैर बलोच के ऊपर से मुकदमे आपके दौरे हुकूमत में खत्म हो रहे हैं। आप हमें क्या सुना रहे हो यार? आपका अपना निजाम कमजोर, आपका अपना विजन कमजोर। चलिए, पॉइंट आ गया आपका। पीपल्स पार्टी को भी शामिल कर लेते हैं ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब। तैमूर तालपुर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर तालपुर साहब की तरफ भी मुझे जाना है, ख्याल करना खुर्रम। सही, तैमूर तालपुर साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने हमेशा से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मुखालफत की है, हमेशा से जिस तरह से जो ज़बान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल की गई, या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो ज़बान आपकी पार्टी के लिए इस्तेमाल की गई, और आपने तो ऑन पेपर लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कराची रजिस्ट्री में जब समाअत हो रही थी कि भाई कराची को तबाह बर्बाद करने में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हाथ है। तो कराची को जिस जमात ने तबाह किया, आपका दारुल हुकूमत यहाँ पर है, पूरी सिंध की गवर्नमेंट है आपकी, तो आपने उससे जाके हाथ क्यों मिला लिया सर? ऐसा क्या हुआ आखिर कि आपको उसी जमात से हाथ मिलाना पड़ा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, तो MQM एक सियासी जमात है। MQM एक ऐसी जमात है जिसका ग्रास रूट लेवल तक इनके वर्कर्स हैं, इनके अपने पार्टी की बड़ी एक अच्छी वर्किंग है, और ये वोट के हकदार हैं, इनको वोट मिलते हैं, ये अपनी सीटें जीत के आते हैं। और कोई भी सियासी ताकत मेरे ख्याल से आपस में अगर हाथ मिलाती है तो इस मुल्क के और इस सूबे के बेहतरी के लिए है, और इसको तो इनकरेज करना चाहिए। और ये कोई पहली बार तो नहीं है कि हम MQM के साथ मिले, हम पहले भी MQM के साथ गवर्नमेंट बना चुके हैं, हमने एक बार फिर MQM के साथ गवर्नमेंट बनाई है। एंड दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटीज ऑफ कराची, ऑफ हैदराबाद, ऑफ सक्खर, पूरे सिंध का हमें फायदा होगा। MQM का मकसद क्या है? MQM का भी यही मकसद है कि बेहतरी आए, डेवलपमेंट हो। पीपल्स पार्टी का भी यही मकसद है। तो जब हमारे मकासद एक है तो ऑटोमेटिकली हमें इन पावर्स को साथ रखना चाहिए। अब इन्होंने भी चल के देख लिया, ये जो गैर सियासी लोग हैं जो RTS सिस्टम के थ्रू आए थे, इनके साथ रह के इनकी कमिटमेंट्स इन लोगों ने देख ली, इनकी सिंसियरिटी नहीं है लोगों के साथ। ये आए थे फराग गोगी के साथ माल बनाने, माल इन लोगों ने बना लिया, लोग फ्रंटमैन रखते, इतने फ्रंट लेडी रख ली। तो ये सब चीजें आज अवाम के साथ हैं। और मैं सलाम पेश करता हूँ उन PTI के MNS को जो हमारे साथ बहुत दिन साथ थे सिंध हाउस में। हमने उनसे किस्से कहानियां सुनी हैं इमरान खान के, इनके अपने MNS थे, उनके जो किस्से खान के बता दें तो हमारे जो है बाकायदा रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस किस्म के सियासी लोगों के साथ कोई कैसे अपना
चल सकता है, कोई सियासी वास्ता रख सकता है। आज तो सबके सामने आ गया। मैं तो कब से कह रहा था कि जो बंदा जुआ का पैसे कमा के और नेशनल टीवी पे बताता है कि मैंने जुआ के थ्रू पैसे कमाए थे और मैंने फलाना फ्लैट लिया था, तो जो जुआ पैसे कमा सकता है मुल्क का क्या हशर करेगा। और मैं ख्वाजा इजहार साहब के साथ 100% एग्री करता हूँ। जरा इलेक्शन आने दे, लोकल बॉडी सर पे ये अपने इलाकों में इतने जूते खाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो इतनी प्यारी लग रही है, ये तहरीक अदम एतमाद से पहले क्यों नहीं लग रही थी? तहरीक अदम एतमाद से पहले जो आपके बयानात हैं वो इतने हार्श क्यों थे इनके लिए? हमारी बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसपे हम शुरू से एमक्यूएम के साथ एक पेज पर होते थे। हम जरूर सियासी डिफरेंसेस हमारे थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उस तरफ एमक्यूएम है, कुछ सोच में जरूर फर्क होगा, पर वो एक सियासी जमात है। और हमने कभी भी जिस किस्म की जबान पहले या आज पीटीआई इस्तेमाल करती है, हमने कभी किसी जमात के नहीं की, मजबूरन, क्योंकि इमरान नियाजी की इतनी बद कलामी के बाद में अफसोस में उनको ये जवाब देने पड़ते हैं, पर कभी भी एमक्यूएम का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऐसा वास्ता नहीं रहा। और आपको अगर याद हो कि ख्वाजा इजहार साहब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्टेड स्पीकर आगा सिराज ने कई बार कहा है कि ख्वाजा इजहार जैसा लीडर ऑफ अपोजिशन पहले हमें कभी ना मिला है और ना आगे उम्मीद है। ऐसा नहीं, हमारे अच्छे टर्म्स, अच्छे ताल्लुकात रहे। सियासी मुखालफत जरूर हो सकती है, सियासी सोच का कभी कभी फर्क हो सकता है, पर एक सियासी मुखालफत जरूर हो सकती है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सियासी मुखालफत के साथ साथ हमें अवामी मफाद भी देखना चाहिए। चूँकि आप तीनों जमातें बड़ी जमातें हैं, कराची की स्टेक होल्डर्स हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि कराची के मसाइल के ऊपर भी बात हो। खुर्रम शेर ज़मान साहब, आपने हमेशा से कराची के मसाइल के ऊपर बात की है, आपने हमेशा निशानदेही की है। कराची में पानी का एक बहुत बड़ा मसला है खुर्रम शेर ज़मान साहब। अभी हमने देखा है कि ईद के ऊपर लोगों के घरों में पानी नहीं है। क्या वजह है? K4 मंसूबा भी अनाउंस किया जाता है लेकिन वो तकमील कोई नहीं पहुंच पाता। क्या इसकी बुनियादी वजह आप समझते हैं? आप 3.5 साल हुकूमत में रहे, आप अपोजिशन में रहे हैं, आपने इसके ऊपर वर्किंग की है, आपके नज़र में कौन है इसका ज़िम्मेदार कि कराची के घरों में इस वक्त पानी की एक बूंद नहीं है, वो बूंद बूंद को तरस रहा है? देखिए, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले K4 के ऊपर बात कर लेते हैं। जिस तरीके से आपने उसको हाईलाइट किया, पिछले कोई 5 से 6 मिनिस्टर मेरे ख्याल से 9 साल के अंदर मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के देखे हैं, जो कि पिछले 1 साल पहले तक कहते रहे कि तैयार हो रहा है, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन 1-1.5 साल पहले फ्लोर ऑफ द हाउस जो है, चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि उसका जो डिज़ाइन था वो गलत बन गया हमारी तरफ से, और उसके जो जितने पैसे उसके ऊपर लगे थे 12 अरब रुपए, वो भी सारे ज़ाया हो गए। 14 साल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने K4 का डिज़ाइन बनाने में लगाया, और 14 साल के बाद हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि वो डिज़ाइन गलत बन गया, लिहाजा नए सिरे से बनाना पड़ेगा। अंदाज़न साल या 1.5 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उसकी ज़िम्मेदारी उठाई, और हमने ये फ़ैसला किया था कि अब किसी भी हाल में सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर हम इस प्रोजेक्ट को नहीं बनाएंगे। फैसला ये हुआ कि या तो सूबाई हुकूमत बनाएगी या वफाकी हुकूमत बनाएगी। लिहाजा असद उमर साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया, इसमें काम भी बड़ी तेज़ी से शुरू हो चुका है, और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये काम अपने टाइम पे मुकम्मल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्च हो चुका है। इसकी जो कंप्लीशन की डेट है वो है अगस्त की 2023 में, अगस्त की 18 या 20 तारीख की डेट हमें मिली है, और हमने कोशिश की हुई थी कि हम उससे पहले ख़त्म करें। लेकिन देखें ना कि जब ये पानी की बात आती है तो मेरा यह सवाल है कि इस सूबे के अंदर इक़्तिदार के अंदर रहा कौन है। मेरे ख्याल से 5 दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबे सिंध में हो चुके हैं, जिसके अंदर 5 में से शायद 3 दफ़ा जो है एमक्यूएम भी इनकी हिस्सेदार रही है, और ये 14 साल इनका कंटिन्यूस, ये 2 दौर इनके अलग हैं उन 5 के अलावा। अगर आज शहर के अंदर पीने का पानी नहीं है, अवाम के पास, इनफैक्ट वाटर कमीशन की ये स्टेटमेंट थी कि 70% पानी जो अवाम सूबे सिंध में पीती है इट इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, हाई कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दी गई थी। ये जिम्मेदारी किसकी है? देखें, ये जितने भी काम है, चाहे वो कचरा उठाना हो, चाहे वो सफाई सुथराई हो, ये सब आती है सूबाई हुकूमत की। अब आप मुझे बताएं कि अल्लाह की रहमत आती थी और वो जहमत के अंदर तब्दील हो जाती थी बारिश, पूरा शहर जो डूब जाता था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहर के 4 बड़े नालों की सफाई का काम शुरू कराया। क्या वज़ीर आज़म का काम था शहर के नालों को साफ़ कराए? उनको साफ़ कराया, उसके एतराफ़ में सड़कें बनाई, उसकी दीवारों को ऊंचा कराया, जो वहाँ पे इंक्रोचर्स थे उनकी रीसेटलमेंट करी। ये काम हमारा तो नहीं था। यहाँ पे तो आग लग जाती थी, जल के राख हो जाती थी फैक्ट्रीज़। हमने इनको 52 फायर ब्रिगेड्स ला के कराची शहर के लिए दिए कि भाई जब आग लग जाती है तो खुदारा इसको बुझाने के लिए तो कुछ इंतज़ाम हो। शहर के अंदर यहाँ पे ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट था, उसके बारे में मैं आपको आखिर में बता दूँ कि वफाकी हुकूमत ने वो प्रोजेक्ट बनाया था, जो कि उनका काम था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मुकम्मल कर दिया था उन्होंने। जब सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी आई कि उन्होंने बसेस लानी, IT सिस्टम लाने, इन्होंने मना कर दिया।
तो उसके बाद ग्रीन लाइन भी हमने उसका मुकम्मल किया। सो कहने का मकसद है कि ये जो काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पिछले 4 साल में कराची शहर में किए, सही है, जितने भी काम हुए उसमें मैंने आपसे पहले कहा कि MQM के MNS को भी फंड्स दिए गए और हमारे MNS को भी दिए गए। वो तमाम काम हमारी जिम्मेदारियां नहीं थी, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद जो इनका हिस्सा बनता है NFC के ज़रिए वो सूबाई हुकूमत को मिलता रहा, लेकिन हमने ये देखा कि हमेशा कराची के साथ सौतेली माँ वाला सलूक हुआ। मेरा दिल इस वक्त इस वजह से सड़ता है कि MQM ने तो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई थी ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इन तमाम इस सलूक के ख़िलाफ़, लेकिन जब टाइम आया कि इनके साथ खड़े होने का था, जब इस बात को वाजे करने था कि हाँ ये वो हुकूमत है जो जिम्मेदार है आज सूबे सिंध की तबाही की, तो उस वक्त आप उनके साथ जाके बैठ गए। चलें जी, खालिद अज़हर साहब इसका जवाब दे दें कि जब ये टाइम आया कि जो जिनके खिलाफ आप माजी में भी बातें करते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जब वक्त आया तो उनके खिलाफ आप खड़े नहीं हुए, उनके खिलाफ आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दिया। एक तो चीज़ ये, दूसरा नुकता ये कि कौन जिम्मेदार है ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, जो कि आप तो हमेशा से हुकूमत में रहे हैं। K4 मंसूबा वक्त पर तामीर नहीं हो पाया, कराची के शहरियों को पानी का एक कतरा नहीं मिल पा रहा है, वो बूंद बूंद को तरस रहे हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स ये शहर देता है और उसके ऊपर ये हाल है कि वहाँ पर घरों में पानी नहीं है। सर ये तो आपने जाहिर है हमारे बयानात की तर्जुमानी की, मैं गुजारिश है सर, मैं तो खुद कराची में रहता हूँ, मैं तो भुगत रहा हूँ इस चीज़ को। K4 का जो भुगत रहा हूँ इस चीज़ को, K4 के हम पायनियर हैं और जितने खुर्रम साहब ने काम गिनाए बहुत अच्छी बात है। देखिए नेमतुल्लाह साहब आए थे, हमारे नाज़िम ने नेमतुल्लाह साहब के किसी स्कीम को सैक नहीं किया बल्कि आगे बढ़े। अगर इमरान खान साहब ने PMLN के दौर के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया है, ग्रीन लाइन कंप्लीट की है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैं ये तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोई नई ग्रीन लाइन हम क्यों नहीं बना सके 3.5 साल में। हमने प्राइम मिनिस्टर जो शाहिद खाकान अब्बासी से हमने पैसे लगवाए थे वो खर्च हुए। K4 बहुत बड़ा फॉल्ट है पीपल्स पार्टी का। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जिस तरह हमारा आपके साथ एग्रीमेंट हुआ था PTI के साथ, ऐसे ही एग्रीमेंट हमारा पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है। और अगर हम ये एग्रीमेंट अगर खुदा ना खास्ता फुलफिल नहीं होता, जिस तरह आपने फुलफिल नहीं किया, तो हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ भी आगे चलेंगे। हम मशरूत इत्तेहादियाँ और सारे के सारे नुकात कराची से या शहरी सिंध से पर्टेन करते हैं, जो कि हमने बराह रास्त बैठ के इनकी लीडरशिप से मुज़ाकरात किए हैं। अच्छा। एक बात मैं K4 की आपको बताऊं, 1.5 साल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास ही नहीं हुआ। 25 अरब का प्रोजेक्ट 125 अरब पे पहुंच गया, और ये जो खुर्रम लिख लो अपनी बात, ये 2023 में भी कंप्लीट नहीं होगा। मैंने इसकी स्टडी जिम्मेदार है साहब, इसका जिम्मेदार कौन है फिर? ये तो पैसा तो आवाम का है ना। फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर और लोकल गवर्नमेंट मिलकर किसी मंसूबे को तकमील पहुंचाते हैं। आप एक चीफ मिनिस्टर से मिलने तैयार नहीं हो, वो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने तैयार नहीं हो, तो ये मुल्क कैसे चलेगा? अदम बर्दाश्त। आपकी हुकूमत आ गई, अब आपने बात की है, जब आपके मुज़ाकरात हो रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, तो आपने ये बात उनके सामने रखी कि K4 मंसूबे के ऊपर तेजी से काम होना चाहिए। मेरी चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से बात हुई। मैंने उनसे कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग नहीं बुलाते तो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएं। जी। मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर साहब को असद उमर साहब की मौजूदगी में मैंने ये बात की कि सर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाएं, ये K4 तबाह 1.5 साल तक एक इजलास नहीं हुआ। तो जाहिर है जब विफाक और सूबे मिलके करेंगे ना, इसमें मैं दोनों तरफ कसूर दे रहा हूँ। मैं प्रोविंशियल असेंबली को, प्रोविंशियल मिनिस्टर को भी कसूरवार ठहरा रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब को भी, कि उन्हें भी अपनी अना तोड़नी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, जो डिजाइन हमने कंसीव किया, जो हमारे दौर में जिसकी बुनियाद रखी, वो 25 अरब था, अब वो 125 अरब रुपए हो गया है। FWO से पहले फेज में कहा, हमने अपने गवर्नर साहब इशरत उल इबाद साहब की हेल्प से वो FWO को हमने अवार्ड करवाया था, वो तकरीबन कंप्लीट हो गया, 3 फेज इसके रह गए। फिर भी मैं आपको बताऊं, ये 260 MGD का प्रोजेक्ट है, जबकि ऐसे 4 प्रोजेक्ट आने हैं तब जाके कराची को पानी मिलेगा। अभी शहबाज शरीफ साहब है, तो उनसे भी हमने ये बात की थी कि आप K4 को तरजीही बुनियाद पे रखें। उन्होंने आते ही हमारे कहने पे एक साइट के 4 ट्रैक्स हमारे मंजूर किए, एक वुमेन यूनिवर्सिटी मंजूर करी और K4 को प्रायोरिटी दी। हमें अपना काम चाहिए, ना हमें शक्लों से मोहब्बत है, ना हमें हमारा वोटर। ये बड़ी अच्छी बात है, आपने कहा कि हमें शक्लों से मोहब्बत नहीं है, हमें कराची के लिए काम चाहिए। तो तैमूर तालपुर साहब, क्या वजह है कि कराची में पानी की जो फरामी है उसके मंसूबे आपकी तरजीहात में क्या वाकई शामिल नहीं है, या जिस तरह से खुर्रमशेर ज़मान साहब कह रहे हैं या ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब कह रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब को भी बात करनी होगी वज़ीर आज़म से? तो एक बात मुझे बताएं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही 2008 से लेके आज तक आपकी हुकूमत है,
क्यों आप अपने सूबे में पानी का बहरान ख़त्म नहीं कर पाए, एक चीज़। दूसरा, कोई बड़ा ट्रांसपोर्ट का मंसूबा क्यों नहीं आप कराची के शहरियों को दे पाए? वफाकी हुकूमत ने ग्रीन लाइन मंसूबा शुरू कर दिया, आपके मंसूबे अनाउंस हो जाते हैं, लेकिन एक बस तक सर आप लोग रोड पर नहीं ला पाए अभी तक। जहाँ तक बात है, आप किसी भी गवर्नमेंट की बात करते हैं और अच्छी गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसमें हमें इश्यूज ये आते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल, आज पूरे पाकिस्तान में अगर बेहतरीन हेल्थ सिस्टम चल रहा है तो सिंध का चल रहा है। फिर आपके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो फेडरली फंडेड होते हैं जिसमें वफाक को आपके साथ काम करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल शख्स जो कि सिंध को अपना पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझता था, ऐसे एक शख्स के साथ मुराद अली शाह साहब को 3.5 साल डील करना पड़ा। हमें तो अब इतने सालों के बाद महसूस हुआ कि वाकई फेडरल गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है, फेडरल गवर्नमेंट मददगार होती है आपके सूबों के लिए, आपके सूबों के साथ। एक हमारी मीटिंग हुई थी शहबाज शरीफ के साथ सिंध कैबिनेट की, उसमें ख्वाजा एजाज साहब भी थे, हमारे सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, और जो अश्योरेंसेस हमें शहबाज साहब ने वहाँ पर दी थी, क्योंकि वहाँ पर पानी का इशू K4 का भी उठा था, तो इन सारी चीज़ों को अब आप देखेंगे कि जब एक लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर आता है जिसके वोट बैंक है, जो कि कल खुद भी इलेक्शन में जाएगा, जो कि RTS सिस्टम के थ्रू PM नहीं बना, तो फिर आप काम देखेंगे। मैं समझता हूँ हमने अगर थोड़ा बहुत नुक्स खाया है तो हम ट्रांसपोर्ट के कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से बसें लाने में हमने देर की, पर देर आई दुरुस्त आई। हमारे सारे जो थे वो सारे आज मैच्योर हो गए प्रोजेक्ट्स। आप देखेंगे हफ्तों में, दिनों में किस तरह से बसें कराची के सड़कों को इंशाल्लाह ताला फ्लड करेंगी। तो ये सब साहब, ये तो आप कब से कह रहे हैं, ये तो दावे आप सालों से कर रहे हैं कि हफ्तों में आ जाएंगी, तारीखें देते थे नासिर हुसैन शाह साहब, लेकिन अब तो अभी तक बात यह है कि इसका समर नहीं मिल पा रहा है ना। तारीखें तो आप कब से दे रहे हैं? कर सकते हैं। चलें जी, तारीखों पे तारीखें तो आप देते रहते हैं। एक ब्रेक लेनी है मुझे नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। खुर्रम शेर जमान साहब, आप ये बताएं कि सर हमेशा से ही हमने ये देखा है कि 2018 के इलेक्शन में भी हमने देखा कि एक ज़बरदस्त आपने कैंपेन चलाई कराची में और उसका आपको फ़ायदा भी हुआ, लेकिन ख्वाजा एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं पैनल में, वो ये कह रहे हैं कि RTS सिस्टम अब नहीं है और इस दफ़ा इलेक्शन जब होंगे तो लग पता जाएगा। तो MQM ने तो आपका साथ ही इसीलिए छोड़ा है कि वो आपके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाएं, तो इस दफ़ा आप लोगों के लिए क्या मुकाबला वाकई ज़्यादा टफ होगा और क्या ऐसी वजूहात हैं या क्या ऐसा आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, अपनी जमात के ऊपर या अपने इन 3.5 साल कारकर्दगी के ऊपर, क्या ऐसा आपने कराची के लिए किया है कि कराची वाले मजबूर होंगे आपको वोट देने के लिए? चूँकि आपने ख़ुद अभी कहा है कि 1-2 सीटें जो इनको मिल गई थी या 3-4 सीटें मिल गई थी, अब MQM को वो भी नहीं मिलेंगी, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आपको? अच्छा देखिए, पहले तो आपने सवाल किया कि कराची के लिए क्या किया है। कुछ 2-4 चीज़ें मैं आपको गिना देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कराची के अंदर 14 साल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शहर को एक बस भी नहीं दे सकी। हमने ये ग्रीन लाइन के प्रोजेक्ट को पूरा मुकम्मल किया। उसके साथ साथ कराची के अंदर कोई 4 से 5 बहुत बड़ी शाहराएँ हैं जो कि बहुत बड़ा इशू था हमेशा से, जैसे कि नॉर्थ नाजमाबाद के 6 ब्रिज जो हैं वो मुकम्मल कराए, नेपियर रोड को 6.3 किलोमीटर्स का मुकम्मल कराया, निश्ता रोड 6.4 किलोमीटर्स का मुकम्मल कराया, मंगोपीर रोड जो है तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, उसमें बहुत तेज़ी से काम आज की तारीख तक चल रहा है, उसका क्रेडिट जो है वो हमको जाता है। शहर कराची में आग लग जाती थी, फायर ब्रिगेड जी दी, 52 फायर ब्रिगेड जो है वो आपको दी। K4 का काम जो है वो हमने पाइपलाइन में डालकर उसको मुकम्मल होने के रास्ते पे चला दिया, जो कि एजाज साहब कह रहे हैं कि अगस्त 2023 में मुकम्मल नहीं होगा। चलें ठीक है, मान लेते हैं 3-4-6 महीने और ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन कम से कम 14 साल तो नहीं लगेंगे। उसके साथ साथ KCR देखेंगे, KCR एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, छोटा नहीं है। KCR के प्रोग्राम के ऊपर हमने जो है पेशरफ्त की और वो भी शुरुआत हो चुका है। उसकी इनॉग्रेशन जो थी वो वज़ीर आज़म साहब ने उसको कर ली थी। फ्रेट कॉरिडोर का काम था जो कि मामा की मिनिस्ट्री ने शुरू किया था, उसकी इनॉग्रेशन हो चुकी है, उस पर काम चल रहा है। हमें उम्मीद है कि अब जो मामा के मिनिस्टर आए हैं फैसल सब्जवारी साहब, उसको प्रायोरिटी के ऊपर जो है उसे वो मुकम्मल कराएंगे। उसके साथ साथ एहसास प्रोग्राम के ज़रिए सिर्फ कराची शहर के अंदर लाखों लोगों को जिस तरीके से हेल्प की गई, उनको जो है माहाना पैसे दिए गए, वो एक बहुत बड़ा काम था।
कोविड के दौरान जिस वक्त पूरी दुनिया जो है पीछे की तरफ जा रही थी, कराची शहर ज़ाहिर है कि एक बैकबोन है पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कोविड के दौरान इस शहर को पूरा चलाया, पाकिस्तान की जो है इंडस्ट्री को चलाया। उसके साथ साथ सिर्फ मैं आपको पिछले साल का बता दूं कि पिछले साल 2020 और 21 के दौरान 9 अरब 90 करोड़ रुपए कराची शहर के अंदर तरक्याती कामों पे खर्च किए गए। चले, आपने तरक्याती काम तो किए हैं, ये बताएं कि तरक्याती कामों को देखकर आपको कराची का वोटर सर सवाल तो ले लेना, सवाल तो ले लेना, कराची का वोटर आपको क्या इसलिए वोट देगा कि आपने ये तरक्याती काम कराएं बकौल आपके, या फिर वो इस वजह से आपको वोट देगा, MQM को वोट नहीं देगा कि जो साजिश का बयानिया आपने बनाया हुआ है कि आपके खिलाफ साजिश हुई और इस साजिश में भरपूर साथ दिया है पीपल्स पार्टी का MQM ने, क्या इस वजह से MQM को वोट नहीं पड़ेगा आप कह रहे हैं? और आप इस तरह से कॉन्फिडेंस है कि आपको ज्यादा आप सीटें ले पाएंगे? कराची में देखें पढ़े लिखे लोग हैं, एक बाशऊर लोग रहते हैं। ये सिर्फ ये चीज़ नहीं कि इसके ऊपर चलेगा। एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि पिछली हुकूमत में जो गवर्नमेंट थी कराची के अंदर, जो मेजॉरिटी में MPs थे, उनका क्या किरदार रहा और अभी के किरदार के अंदर हमने अपना क्या रोल प्ले किया। देखिए सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि कराची में जब PTI जीत कर आई है तो कराची की रोशनियाँ बहाल हुई हैं, कराची की रौनकें बहाल हुई हैं, कराची के हालात बेहतर हुए हैं, कराची के अंदर हड़तालें ख़त्म हुई, कराची के अंदर लूटमार का सिलसिला ख़त्म हुआ, कराची में जो भत्ताखोरियाँ थी वो ख़त्म हुई, यहाँ तो कुर्बानियाँ होती थी, आपकी खालें छीन कर लेके चले जाते थे, वो सिलसिला ख़त्म हुआ। जो कुछ कराची शहर देखता रहा, लेकिन कम से कम हमारे दौर के अंदर अभी तमाम चीज़ें नहीं देखी। इसके अंदर हमारी डेफिनेटली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का बहुत बड़ा जो किरदार है। दूसरी बात, आपने मुझसे सवाल किया कि RTS के बारे में आपने सवाल किया। देखें आज आप जलसे देख रहे हैं ना, आप किस तरीके से पैमाना क्या होगा, कोई तो पैमाना होगा। अभी कराची के अंदर जो जलसा हुआ है वो आपने लास्ट देख लिया, उसके अंदर कितनी तादाद थी, पूरा शहर उतर के बाहर आ गया। इल्जाम लगता है आपके ऊपर, खुरमशेर जमान साहब, इल्जाम लगता है आपके ऊपर, ये लोग इल्जाम लगाते हैं ये वोटर्स नहीं है आपके, ये फैन क्लब है आपका, इनको आप फैन क्लब को वोटर्स में कैसे तब्दील करेंगे? ये अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे बताता हूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब करके 2018 में इलेक्शन जिताए थे। और मैं आपको बड़ा यकीन से कह रहा हूँ, मेरी स्टेटमेंट को कहीं पे सेव करना है तो कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी सीटें 2018 में हासिल की थी उससे ज़्यादा सीटें लेके कामयाबी हासिल करके वापस आएंगे। और इंशाल्लाह ताला सूबे सिंध के अंदर भी हम हुकूमत बनाएंगे। उसकी वजह क्या है आप सुने ना, देखिए आज आप मुझे बताएं ना कि सूबे सिंध में आवाम के पास पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में बच्चों के पास तालीम नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, और सूबे के वज़ीर आला साहब फरमाते हैं कराची से भी आगे बात चली गई है, जरूरत नहीं है। खुरमशेर जमान साहब ने तो दावा कर दिया कि अगली सूबा सिंध की हुकूमत भी इनकी होगी। ख्वाजा इज़हार साहब, मैं आपसे क्लोज कर रहा हूँ, नहीं मैं बस क्लोज कर रहा हूँ, इज़हार साहब बात करें जी, मैं क्लोज कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि चलें सिंध के जो पूरे इलेक्शंस है उसमें तो टाइम है ना, जुलाई के अंदर जो सिंध के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं उसके अंदर कराची का भी रिजल्ट आप देख लीजिएगा और सिंध के बाकी शहरों का भी रिजल्ट देख लीजिएगा। जब तक इनको लग पता जाएगा कि पाकिस्तान की जो आवाम है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, किस सिमत जा रही है। देखें जितनी चेंज की ज़रूरत सूबे सिंध के अंदर इस वक्त है ना, शायद पूरे पाकिस्तान में नहीं है। बलूचिस्तान भी बेहतरी की तरफ जा रहा है, पंजाब में भी बेहतरी है, पहले भी बेहतरी थी और बेहतरी आई। आपका ये दावा है सर, ये मैं इसको लेकिन क्या ख्वाजा इज़हार साहब, अगले ख्वाजा इज़हार साहब सिंध में चले, ख्वाजा इज़हार साहब आप ये बताएं क्या ख्वाजा इज़हार साहब इस बात को बोलेंगे कि सिंध में दूध की नहरें बह रही हैं? सिंध के हालात हम सबको मालूम है ना। किस कारकर्दगी की बुनियाद पर आप अपने वोटर्स को मुतहर्रिक करेंगे, उनसे वोट मांगेंगे? तो चूँकि ये तो कह रहे हैं, आपको चैलेंज दे रहे हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं कि भाई इस दफ़ा हम ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे सूबा सिंध में हुकूमत बनाएंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ गवर्नर के बारे में ये बता दिएगा कि गवर्नर का नाम आपकी तरफ से भेजा गया है, नसरीन जलील साहिबा का, उसके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया गया है। किन लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, और क्या गवर्नर नसरीन जलील साहिबा ही बन रही हैं या कोई और बन रहा है? ख्वाजा साहब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये समझने की ज़रूरत है मेरे भाई कि जब हम PTI की हुकूमत में गए ना, तो हमारे वोटर और हमारे नाक़दीन बशमूल आप मीडिया हमसे ये कहता रहा कि भाई जिन्होंने आपकी सीटें छीनी थी उनके साथ ही बैठ गए जाकर। फिर उसके बाद 3 बजट आए, एक मिनी बजट आया, हम खड़े रहे, लोग हमें कहते रहे कि यार 150-150% महंगाई बढ़ गई है, आप हुकूमत से निकलें तो इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान भी तो याद करें ना ख्वाजा साहब, उन्होंने कहा है कि हमने तो बदला ले लिया इनकी हुकूमत को ख़त्म करके जो इन्होंने हमारी 14 सीटें छीनी थी। तो पस मंज़र ज़रूरी है ना दोहराना। IMF हुआ, स्टेट बैंक हुआ, 6 IG बदल रहे थे, पर्सनल लेवल के ऊपर कितनी ज़्यादा मेल प्रैक्टिसिंग और इनएक्सपीरियंस था, लेकिन हम खड़े रहे ना आपके साथ। अब मसला ये है, ये जो साजिश का बयानिया है, 11 मीटिंगों में रहा हूँ मैं, आखिरी मीटिंग कैसर साहब खुद आए थे पार्लियामेंट में,
मैं आपको नाम लेके कह रहा हूँ, हलफ उठा के कह रहा हूँ, हमें तो किसी ने नहीं बताया कोई साजिश हो रही है, हमें तो किसी ने नहीं बताया। एक इत्तेहादी को एतमाद में तो लेते ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उस वक्त के, ना गवर्नर सिंध ने बताया, नाम बता रहा हूँ, ना असद उमर ने बताया, ना असद कैसर ने बताया, ना परवेज खटक ने बताया। ये खुर्रम भाई को चाहिए जाके अपनी लीडरशिप से पूछेंगे आपने अपने इत्तेहादियों के साथ किया क्या है। फिर एक और बात ये है कि मैं तो जहांगीर तरीन साहब को अलहदा नहीं कर रहा, मैं अलीम खान साहब को अलहदा नहीं कर रहा, मैं आपके स्कैंडल नहीं खोल रहा, ये आप खुद अपने लोगों को जवाब देंगे। कराची का जहां तक मसला है, कराची के लोगों का जहां तक मसला है, ये बड़ी अच्छी बात है, आप भी इलेक्शन में जाएं, हम भी इलेक्शन में आते हैं, एहतराम के साथ अपने अपने वोटरों को कन्विंस करें। अगर वोटरों के अंदर नफरत और पोलराइजेशन करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं उसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे मुखालफिन को होगा। अगर आप ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटेंगे, गली कूचों में अगर आप इस तरह की नारेबाजी करवाएंगे या जो लबो लहजा आप इस्तेमाल करें वो करेंगे, तो हमारे लोग जो है ना, वो फैसल भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी कि हमारे लोग धूप में खराब नहीं होते, ना ही हमारे लोग जो है ना पिघल जाते हैं गर्मी से। हमारे लोगों के भी जज्बात हैं, हमारे लोगों में भी गम गुस्सा है, वो रिएक्शन होगा। हमने आज तक आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। कराची के लोग ये बात जानते हैं कि हमने आपके साथ बड़ी नेक नियति से इत्तेहाद किया, लेकिन अगर अब आपका इत्तेहाद नहीं चल पाया, हमारा एग्रीमेंट सस्टेन नहीं हो पाया, तो हमारी कोई वजह नहीं है ना आपके साथ खड़े होने की। लेकिन एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आप वोट मांगते हैं, अपने वोटर्स को कैसे कन्विंस करेंगे? अब उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो आप जा मिले हैं सर, इनका तो जायज है ना इनका। फवाद, हम चीफ मिनिस्टर हाउस क्या करने गए थे? कब्जा करने गए थे, मुराद अली शाह साहब पे हमला करने गए थे, हम अपने मुतालबात लेकर गए थे। उन्होंने उस वक्त मुतालबात नहीं सुने। पाकिस्तान के मारूजी हालात कुछ भी चेंज हुए, हमारे मुतालबात सुनने के लिए पूरे पाकिस्तान की जमातें आ गई, हमने दे दिए मुतालबात, तस्लीम कर लिए, हमने कहा लिख लो, लिख लिए, हमने कहा दस्तखत कर दो, गवाहान को बुला लो। यही जमहूरी तरीका है ना। पीटीआई के साथ भी आरिफ अलवी साहब ने और फैसल सदवारी ने दस्तखत किए थे, आखिर लिखा ही जाता है ना। तो आखिरकार पीपल्स पार्टी में हम जम नहीं हुए, ना पीटीआई में हम जम हुए थे। हमारा अपना वोट बैंक है, पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान एक अरेंजमेंट है। ये कोई मोहब्बत की, कोई अलिफ लैला की कहानी नहीं शुरू हो गई है। इत्तेहादियों से जो वादे किए गए हैं, जिस वादों वईदों की बुनियाद पर आपने इनके इत्तेहाद को आपने ज्वाइन किया है, क्या वो वादे वईद आपसे पूरे हो रहे हैं? और गवर्नर का भी बता देना मुझे लगे हाथों, चूंकि प्रोग्राम में वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। गवर्नर का हमारे यहाँ से नाम जरूर गए हैं, लेकिन अभी हतमी तौर पर हमारे पास कोई इत्तला नहीं है कि कौन सा नाम फाइनल हुआ है। यकीनन विफाक इसमें फैसला करेगा। ठीक है। तैमूर तालपुर साहब चैलेंज दे रहे हैं खुर्रम शेर जमान साहब, वो कह रहे हैं कि आप ये मेरी बात लिख के रख लें कि अगली हुकूमत कराची की बात नहीं कर रहे, वो पूरे सिंध में हमारी होगी। एक तो इसका जवाब दें कि सिंध में क्या वाकई इतनी ज़्यादा खुर्रम शेर जमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हुकूमत बना सकते हैं? एक चीज़। दूसरा, आप ये बताएं कि जिस तरह ये बता रहे हैं ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब के अभी गवर्नर के हवाले से कोई बात पूरी नहीं हुई है, तो गवर्नर के लिए कोई नाम फाइनल हुआ है, कोई मुशावरत हुई है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैसियत से आप क्या बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरे ख्याल से आज आपके व्यूअर्स भी हंस रहे होंगे और फवाद भाई आपको भी कुछ खुर्रम की बात पर हंसी जरूर आ रही होगी। वो कहते हैं ना सर, सियासी दावे तो कोई भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े दावे तो सियासतदानों का तो काम है दावे करना। वो तो कह रहे हैं लिख लो मेरी बात। कुछ हकीकत पसंदी होनी चाहिए। अभी जो फिलहाल बात चल रही है वही चल रही है कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, तो ये लोग छिछड़े देख रहे हैं अपने ख्वाब के अंदर। ये लोग बिल्कुल सही बात की खुर्रम ने। अभी लोकल बॉडी इलेक्शन हमारे सर पे खड़े हैं। मैं समझता हूं कि शायद शर्म से खुर्रम शेर जमान इस शो पे भी फिर से आना पसंद ना करे जो इनकी रिजल्ट आने वाली है। और ये इमरान खान एक एक्सपेरिमेंट था जो बैकफायर हो गया, एक गलत एक्सपेरिमेंट था जो गलत टाइम पे लाए, और ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था इमरान खान का। इमरान खान की स्टोरी खत्म है, लोग इससे तंग हैं, जो इनको लाए थे वो इनसे तंग है। तो लिहाजा मेरे ख्याल से ये तो इस पे बात करना भी फजूल की बात है। ये तो आप सोचें, वो लोग हैं जिनको इतनी शर्म हया नहीं आई कि बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चेंज करके एहसास प्रोग्राम रख दिया। तो इतने जो घटिया और गिरी हुई हरकतें करें, उनके साथ अवाम कहाँ से खड़ी होगी? सर, इनका मौक़िफ़ तो ये है ना कि नाम चेंज किया, किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की। माजी में तो करप्शन हुई है इस प्रोग्राम में, वो तो इस तरह के दावे करते हैं। ये बिल्कुल एक साफ और सुथरा सिस्टम है, और इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब ने आज उसका वापस नाम चेंज करके बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रख लिया है, क्योंकि वो एक सियासी आदमी है और वो सियासी सोच रखते हैं जिसकी वजह से अच्छे फैसले कर सकते हैं। जहाँ तक आपने बात की गवर्नर सिंध की, तो हमारी जो बात होती है वो अटल होती है, आखिरी होती है। जरदारी साहब जब भी किसी से कोई वादा करते हैं तो हमेशा वो वादा पूरा हुआ है और वो वादा वफा हुआ है और इंशाअल्लाह ताला होगा।
ये जो हमें नाम जिस पर भी हमारे जो नामों पे डिस्कशन हुआ है, मेरे ख्याल से मैं कोई नहीं होता उन नामों को डिस्क्लोज करने के लिए। अगर ख्वाजा साहब चाहें तो डिस्क्लोज कर सकते हैं। बता दें कौन से नाम है, बता दें जरा जल्दी से। नहीं, मेरे पास कोई हतमी इत्तला नहीं है। अच्छा, नसरीन जलील साहिबा हैं या नहीं है, इतना तो बताएं। उनका नाम जरूर भेजा गया है, लेकिन मुझे अभी हतमी तौर पे मुझे इतराज किया था किसी ने उनके नाम पर? नहीं, किसी ने कोई इतराज मेरे में नहीं है, अगर किया होगा तो। चलें ठीक है। तैमूर तालपुर साहब, आप ये बताएं कि 15 मई को कराची में जलसा करने का सर आपने ऐलान कर दिया है, क्या वजह है इसकी? नून लीग भी जलसा कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जलसा कर रही है, क्या आप भी अर्ली इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं? हमें जो दर्स मिलता है सियासत का प्रेसिडेंट जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तरफ से, ये होता है कि आपको हर दिन इस तरह से काम करना है कि कल आपकी इलेक्शन है। हम 5 साल का इंतजार नहीं करते कि 5 साल के बाद हम जाके लोगों में और पब्लिक में जाए, हम पब्लिक के अंदर ही होते हैं। जल्द से जुलूस, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ की भी इलेक्शन आ रही है, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से कोई भी किसी को कोई जल्दी नहीं है। ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी और अगर चीज़ें बेहतरी की तरफ गई तो हम डेमोक्रेटिकली 1 साल एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस हुकूमत का। तो हम कहीं नहीं जा रहे। जनरल इलेक्शन में भी बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, पर हम वॉर फुटिंग में जैसे काम कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे। ये जल्द से जुलूस होते रहेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि समा अपने व्यूअर्स को दिखाए कि जिन जलसों में ग्राफिक डिजाइनिंग करके और लोग दिखाए जाते हैं और जो असली जलसे होते हैं उनमें कितना फर्क होता है और कितना असलियत होती है, ओरिजिनलिटी कितनी होती है। तो ये सारी चीजें करने के लिए हम आवाम के सामने लाएंगे कि असल जलसा कैसा है, जिसमें ग्राफिक कोई भी डिजाइनिंग कोई 2 नंबरी नहीं होगी। अच्छा, शेख रशीद साहब ने ये बयान दिया है कि इलेक्शन हो सकते हैं लेकिन जरदारी साहब रुकावट हैं। क्या वाकई जरदारी साहब इलेक्शन नहीं चाहते और क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस स्टेज पे इलेक्शन नहीं चाहती? नहीं जी, नॉट एट ऑल। जरदारी साहब ने इसके बारे में ना ही कोई जिक्र किया है, पर मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक डेमोक्रेटिक सोच है, जो जिसको उसका टेन्योर मिला है वो टेन्योर पूरा करना चाहिए। क्योंकि इतनी खराबियाँ हुई हैं, इतना इस मुल्क के साथ ज्यादती की है इमरान खान, उसकी गोगी ने, उसकी अलीमा बाजी ने, तो ये सब चीज़ें हमें इलेक्शन से पहले बेहतर करनी होगी। और चेयरमैन बिलावल साहब ने बहुत क्लियरली कहा है कि हमारा असल मकसद ये 1.5 साल में इलेक्शन रिफॉर्म्स लाने का है। तो जब तक ये इलेक्शन रिफॉर्म्स आपने लेकर आनी है 1.5 साल के अंदर। खुर्रम शेर जमान साहब, फाइनली आप मुझे बता दें कि शेख रशीद साहब जो सबसे ज़्यादा करीब हैं इस वक्त इमरान खान साहब के, आपके सबसे बड़े इत्तेहादी, वो कह रहे हैं मुश्किल वक्त में मैं एक वाहिद आदमी हूँ जिसने इमरान खान को नहीं छोड़ा। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन हो सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी रुकावट आसिफ अली जरदारी हैं। क्या वो उनकी सियासी बसीरत का वो उनकी सियासी बसीरत की तारीफ़ कर रहे हैं इमरान खान साहब? क्या शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन सिर्फ वाहिद जरदारी साहब हैं जो ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन नहीं होंगे? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ जरदारी साहब होंगे। इसके अंदर डेफिनेटली PMLN की अपनी भी ख्वाहिश होगी कि ना हो, इनके बाकी जितने इत्तेहादी हैं उनके भी होगी, क्योंकि ये सब जानते हैं कि इस वक्त मौजूदा हालात जो हैं वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। लोगों ने ये जो देखा है कि जो US रिजीम चेंज हुआ है, बाहर की फोर्सेस के थ्रू मिलकर आपने ये हिस्सा बनाया मुल्क के अंदर, ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत आप लेकर आएँ, लोग इनकी अब इनको देखना नहीं चाहते, इनके चेहरे देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, खुर्रम शेर जमान साहब, पॉइंट आपका आ गया, वक्त खत्म हो गया है। अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।